तो फ्रेंड्स इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल फॉर्मिंग के बारे में। तो बेसिकली जो मेटल फॉर्मिंग है दो तरह की होती है, एक है कोल्ड फॉर्मिंग और एक है हॉट फॉर्मिंग। अगर मतलब बिल्कुल देसी लैंग्वेज में अगर हम कहें कि कोल्ड फॉर्मिंग जो है इट इज मेटल फॉर्मिंग डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल एट रूम टेम्परेचर। हॉट फॉर्मिंग क्या है? डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल या मेटल फॉर्मिंग एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर में वर्क कर रहे हो दैट्स कोल्ड वर्किंग, ज्यादा टेम्परेचर पे वर्क करो सो दैट्स हॉट वर्किंग। पर मतलब सच्चाई ये नहीं है। ठीक है, सच्चाई क्या है कि हर मटेरियल का एक रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। बहुत डिटेल में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं इस सीरीज के शुरुआती लेक्चर्स के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ये टेम्परेचर नहीं, एक टेम्परेचर रेंज है जिसके अंदर जो अगर आप किसी बॉडी को गर्म करते हो, ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर रेंज के बीच में फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो नाम से पता चल रहा है रिक्रिस्टलाइजेशन, जो क्रिस्टल्स हैं वो एक तरह से रीफॉर्म होते हैं, दोबारा बनते हैं। तो पुराने क्रिस्टल्स खत्म हो जाते हैं, नए क्रिस्टल्स बनते हैं। ठीक है, तो सच्चाई है कि अगर आप इस रिक्रिस्टलाइजेशन रेंज से नीचे टेम्परेचर जो है, अगर वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर रेंज से नीचे है देन द वर्किंग इज नोन एज कोल्ड वर्किंग, और अगर ये रिक्रिस्टलाइजेशन रेंज से ऊपर है देन द वर्किंग इज नोन एज हॉट वर्किंग। ठीक है, तो सर अगर इस रेंज के बीच में होगा तो हम इसे वार्म वर्किंग बुला लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रेंज है, कोई टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, आपको बताया था 0.3 से लेकर 0.5 टाइम्स यानी मल्टीप्लाइड बाय मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट मटेरियल। मेल्टिंग पॉइंट किसमें? केल्विन में। सो दिस इज द टेम्परेचर रेंज, दिस इज द टेम्परेचर रेंज है। इस रेंज से नीचे अगर आपका टेम्परेचर है, ठीक है, मेटल का टेम्परेचर जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, सो इट इज कोल्ड वर्किंग। अगर इस रेंज से ऊपर है देन इट इज हॉट वर्किंग, इस रेंज के अंदर है देन इट इज वार्म वर्किंग। ठीक है, तो कोल्ड वर्किंग मतलब इससे बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, ये पॉइंट्स आपके लिए नहीं है, मेरे लिए, कि मैंने आपको सारी चीजें पढ़ानी है तो आपकी स्क्रीन पे सब नजर नहीं आएगा, मेरे नोट्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जो स्ट्रेन हार्डनिंग इट इज नॉट रिलीव्ड। पहले लेक्चर्स में हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात कर चुके हैं कि जब भी आप किसी बॉडी को डिफॉर्म करते हो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। ठीक है, तो वो जो स्ट्रेन हार्डनिंग है वो रिलीव नहीं होती, उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव कर गई है तो वो कर गई है। अब अगर आप उसका टेंसाइल टेस्ट अगर करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ वैल्यू उस मटेरियल की आपको ज्यादा मिलेगी। यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, तो जो स्ट्रेसेस जो उसके अंदर जो पैदा हो गए हैं डिफॉर्मेशन की वजह से वो रिलीव नहीं होते, उसकी जो अपनी स्ट्रेंथ है जो बढ़ गई है, उसकी जो हार्डनेस है मटेरियल की वो बढ़ गई है। ठीक है, वो रिलीव नहीं होती। कोल्ड वर्किंग से मटेरियल की जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के बन रहा है वो उसकी डक्टिलिटी है वो डिक्रीज करती है। समझ आ रहा है? जब हम कोल्ड वर्किंग करते हैं तो यह सब देखने को मिलता है, हार्डनेस बढ़ गई है, मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ गई, डक्टिलिटी डिक्रीज कर गई है। समझ आ रहा है आपको यहां तक? ठीक है, अब मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, अब होगा क्या कि मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए भी आपको जो मशीनरी चाहिए उसकी मतलब कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, वो ज्यादा फोर्सेस को अप्लाई कर सके। ठीक है, तो जो कैपेसिटी रिक्वायर्ड रहती है मशीनरी की, जो उसका साइज रहता है वो भी बड़ा रहता है, उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा चाहिए होती है कोल्ड वर्किंग के केस में। मोर ओवर कोल्ड वर्किंग के अंदर क्योंकि डक्टिलिटी डिक्रीज कर गई है, आप मटेरियल को बहुत ज्यादा डिफॉर्म नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा डिफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको ज्यादा डिफॉर्मेशन चाहिए तो आपको पता है क्या करना होगा, आपको वो जो डिफॉर्मेशन है वो स्टेजेस में करनी पड़ेगी। मुझे इसको मोड़ना है, ठीक है, अब कोल्ड वर्किंग कर रहा हूं, मोड़ दिया तो टूट जाएगा। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि पहले थोड़ा सा मोड़ो, फिर इसको एनील करो, इसे हीट ट्रीट करो, हीट ट्रीटमेंट दो, इसके जो स्ट्रेसेस है उनको रिलीव करो। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा और मोड़ो, ठीक है, उसके बाद फिर से एनीलिंग करो, हीट ट्रीटमेंट दो, उसके स्ट्रेसेस को रिलीव करो, फिर दोबारा से मोड़ो। मतलब डिफॉर्मेशन जो है अगर ज्यादा चाहिए तो काफी स्टेजेस के अंदर देनी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई इतने सारे ड्रॉबैक्स है तो हम करते क्यों है? एक्चुअली बात यह है कि आपको जो सरफेस फिनिश मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है। जब ज़्यादा टेम्परेचर्स पे आप मेटल वर्किंग करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं सरफेस पर, ऑक्सीडेशन होती है, स्केलिंग होती है, और बाद में आप उस मटेरियल को रिमूव करते हो तो उससे मटेरियल का लॉस भी होता है। ये चीज़ आपको समझ आ रही है? ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज़ है कि मतलब कोल्ड वर्किंग के अंदर मटेरियल का लॉस कम होता है, सरफेस की फिनिश जो है, डायमेंशनल टॉलरेंसेस हमें अच्छी मिलती है। कोई चीज गर्म है, आपने किसी डायमेंशन जो ठंडी होगी उसकी डायमेंशन चेंज कर जाएगी,
कोल्ड वर्किंग में ये दिक्कतें नहीं आती, ठीक है। जो डायमेंशन आपके पास है वो है। हॉट वर्किंग में अभी गर्म है, आपने डायमेंशन क्रिएट करी, जब ठंडी हुई तो डायमेंशन चेंज हो जाएगी, उसके बाद आपको मटेरियल को रिमूव करना पड़ेगा, फर्दर उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, सो कॉस्ट उसमें इंक्रीज करेगी। कॉस्ट यहाँ पे भी इंक्रीज करती है, जब आप हीट ट्रीटमेंट देते हो बाद में तो यहाँ पर उस वे में कॉस्ट इंक्रीज करेगी, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक? तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेन हार्डनिंग रिलीव नहीं होती, मटेरियल की स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ जाती है, डिक्रीज कम हो जाती है। अगर ज्यादा डिफॉर्म करोगे कम टेम्परेचर पे तो वो फ्रैक्चर कर जाएगा, ठीक है। तो अगर ज्यादा डिफॉर्मेशन चाहिए तो आप स्टेजेस में डिफॉर्म करते हो विद इंटरमीडिएट एनीलिंग, हीट ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। तो ग्राफ भी है हमारे पास, मतलब ये बेसिकली क्या है, डक्टिलिटी डिक्रीज कर रही है, मटेरियल की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे आप कोल्ड वर्क कर रहे हो। जैसे जैसे कोल्ड वर्किंग किसी बॉडी को रूम टेम्परेचर पे वर्क करोगे, ठीक है, तो उसकी डक्टिलिटी डिक्रीज करती रहेगी, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती रहेगी, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है? एनीलिंग से क्या असर पड़ता है? अगर आप उसके बाद उसका हीट ट्रीटमेंट करोगे, एनीलिंग करोगे, तो उसकी उस मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है और जो हार्डनेस है वो कम हो जाएगी। अब कोई आपने कोल्ड वर्किंग करी, मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा, उसकी हार्डनेस क्या है, ज्यादा, ठीक है। अब जैसे आप हीट ट्रीटमेंट दोगे, जैसे से आप उसका ये टेम्परेचर, जैसे ये बेसिकली यहां पर एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे तो जो भी प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे पास, एनीलिंग टेम्परेचर, एनीलिंग का टेम्परेचर। तो जैसे से एनीलिंग का टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे हार्डनेस आपकी डिक्रीज कर रही है, हार्डनेस, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज कर रही है, डक्टिलिटी आपकी इंप्रूव हो रही है, तो ये जनरल ट्रेंड्स जो है हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कोल्ड वर्किंग का एडवांटेज, कोई ऑक्सीडेशन नहीं, कोई स्केलिंग नहीं, ठीक है, तो मटेरियल का लॉस नहीं होता। पतली शीट्स के ऊपर आप सिर्फ, थिन शीट्स के ऊपर आप सिर्फ कोल्ड वर्किंग करते हो। अब हॉट वर्किंग करोगे उसके ऊपर जंग लग जाएगी, वो पहली शीट पतली है, मटेरियल को और रिमूव करोगे तो बचेगा क्या, ठीक है। तो कोल्ड वर्किंग के अंदर सरफेस पे कोई ऑक्सीडेशन स्केलिंग नहीं होती, कोई मटेरियल का लॉस नहीं होता, ठीक है। थिन शीट्स के ऊपर आप सिर्फ कोल्ड वर्किंग करते हो, ठीक है। डिसएडवांटेज, मशीनरी की कैपेसिटी आपको ज्यादा चाहिए होती है और बाद में आपको स्ट्रेस रिलीविंग करनी पड़ती है जिससे कॉस्ट बढ़ती है। समझ आ रहे हैं यहां तक आपको, ठीक है। जो अब पता है हमें कि जो बड़े ग्रेन्स होते हैं, ये भी सारा मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है कि जो बड़े ग्रेन्स वाले, जिसके ग्रेन का साइज बड़ा होता है, ठीक है, बड़े वाले जो ग्रेन्स है मतलब उनकी स्ट्रेंथ कम होती है, तो ऐसे मटेरियल को जिसके अंदर कोर्स ग्रेन्स है, ग्रेन्स का साइज, क्रिस्टल्स का साइज बड़ा है, ऐसे मटेरियल्स को कोल्ड वर्क करना रिलेटिवली इजी रहता है। जो फाइन ग्रेन वाले, जो हमारे पास जो मटेरियल होगा फाइन ग्रेन्स, अब जानते हो जनरली जो फाइन ग्रेन है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, उसकी हार्डनेस ज्यादा रहती है, तो ऐसे मटेरियल को कोल्ड वर्क करना थोड़ा मुश्किल रहता है, पर मतलब जो मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ आपको अच्छी मिलती है। समझ आ रहा है? तो ये तो था कोल्ड वर्किंग के बारे में। बाकी हॉट वर्किंग की हम बात करते हैं, हॉट वर्किंग, ठीक है। हॉट वर्किंग बेसिकली क्या है, इट इज वर्किंग अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर रेंज, ठीक है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर रेंज से ऊपर आप किसी मेटल को वर्क कर रहे हो, फ्रेंड्स, दैट्स हॉट वर्किंग, ठीक है। तो उससे फायदा क्या होगा कि मतलब जो भी स्ट्रेस है जो रिलीज हो रहा है वो अपने आप, मतलब जो जनरेट हो रहा है अपने आप रिलीव हो जाएगा। ज्यादा टेम्परेचर पे आप रिक्रिस्टलाइजेशन रेंज से ऊपर काम कर रहे हैं, जितने भी स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं वो सारे के सारे अपने आप साथ के साथ रिलीव होते रहेंगे। स्ट्रेन हार्डनिंग यहां पर कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगी। स्ट्रेन हार्डनिंग, आप ये लगा के चलो कि मेटल फॉर्मिंग और हीट ट्रीटमेंट दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रेन हार्डनिंग का कोई असर नहीं रहता। मटेरियल की जो हम कहते हैं स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है कोल्ड वर्किंग के अंदर, ऐसा नहीं होता। उल्टा ये कहा जाता है कि हॉट वर्किंग के अंदर जो मटेरियल का जो फ्लो स्ट्रेस है, ठीक है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। हॉट वर्किंग पे मटेरियल के जो फ्लो स्ट्रेस की वैल्यू, जो अभी हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर निकाला था ना, मतलब स्ट्रेस वैल्यू हमने देखा कि वो स्ट्रेस बढ़ रहा है, फिर हमने उसकी एवरेज वैल्यू निकाली, तो द थिंग इज कि यहाँ पर जो स्ट्रेस वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है हॉट वर्किंग के केस में। समझ आ रहा है? जो मटेरियल निकल के मतलब बनता है उसके जनरली फाइन ग्रेन्स होते हैं, फाइन ग्रेन्स, ये सारा मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है कि आप हीट ट्रीट करते हो मतलब, तो क्या है, पहले फाइन ग्रेन्स बनेंगे और उसके बाद ज्यादा टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे अगर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर हीट ट्रीट कर रहे हो तो वो जो ग्रेन्स है उनका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा फिर, ठीक है। तो
जब आप हॉट वर्किंग करते हो तो फाइन ग्रेन्स स्ट्रक्चर जनरली हमें मिलता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, अगर मटेरियल के अंदर कोई भी ब्लो होल्स है, पोरेसिटीज है, तो इतने ज्यादा टेम्परेचर पे आप फोर्सेस कंप्रेस कर रहे हो मटेरियल को, तो ऐसे केस में मतलब इंटरनल वेल्डिंग हो जाएगी और ब्लो होल्स और पोरेसिटीज वाले जो डिफेक्ट्स हैं खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर ज्यादा डिफॉर्मेशन कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा मटेरियल पे ज्यादा टेम्परेचर पे डक्टिलिटी ज्यादा होती है, तो आप ज्यादा डिफॉर्मेशन दे सकते हो कम स्टेजेस की, एक ही स्टेज में या लेस नंबर ऑफ स्टेजेस के अंदर। समझ आ रहे हैं यहाँ तक डिसएडवांटेजेस की? अगर हम बात करें हॉट मेटल फॉर्मिंग के, हॉट वर्किंग के केस में, तो सरफेस पे ऑक्सीडेशन होगी, स्केलिंग होगी, उसको बाद में रिमूव करोगे तो सरफेस फिनिश खराब मिल रही है, बाद में रिमूव करोगे तो मटेरियल का लॉस भी होगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, उसकी हार्डनेस बहुत कम होती है, और थिन शीट्स के ऊपर आप ये परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लीज किसी को ये मत बोलना कि कोल्ड वर्किंग इज वर्किंग ऑफ मेटल एट रूम टेम्परेचर, हॉट वर्किंग इज वर्किंग ऑफ मेटल एट हाई टेम्परेचर्स, ठीक है, ये मत बोलना, ठीक है। कोल्ड वर्किंग क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर रेंज से नीचे काम कर रहे हो, दैट इज कोल्ड वर्किंग। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर रेंज से ऊपर काम कर रहे हो, दैट इज हॉट वर्किंग। उस रेंज के अंदर काम करो, दैट इज वार्म वर्किंग। तो होता क्या है कि दोनों के एडवांटेजेस मिल जाते हैं और दोनों के डिसएडवांटेजेस जो है थोड़े कम हो जाते हैं। समझ आ रहे हैं यहाँ तक? तो मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि ये मत बोलना, उसका कारण ये कि जैसे कुछ ऐसे मटेरियल हो गए, मेटल्स हो गए, जैसे लेड हो गए, लेड। अब लेड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, ठीक है। लेड आप अपने घर की गैस पे चम्मच में रखो लेड, ठीक है, चम्मच को गैस पे रखो, लेड पिघल जाएगा, ठीक है। तो आप मतलब लेड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, ठीक है। तो उसका जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का जो रेंज है, ठीक है, रूम टेम्परेचर से भी नीचे होता है। तो अगर आप लेड जैसी चीज को, अगर आप वर्क कर रहे हो, अगर आप लेड जैसी चीज को डिफॉर्म कर रहे हो, तो अपने आप उसका हीट ट्रीटमेंट रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, ठीक है। लेड के केस में रूम टेम्परेचर पे काम करना, इट इज इक्विवेलेंट टू हॉट वर्किंग, वो हॉट वर्किंग के बराबर है। रीजन क्या है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो उसका जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर रेंज है वो भी बहुत कम है, रूम टेम्परेचर उसकी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर रेंज से ऊपर आता है, ठीक है। ये तो बात है हुई लेड की। और भी मेटल्स है काफी सारे। अगर आप बात करें टंगस्टन की, टंगस्टन याद है, बचपन में याद किया था कि जो बल्ब है, बल्ब उसके फिलामेंट के अंदर, ठीक है, मतलब इस्तेमाल होता है, उसका जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। प्लीज ये मत पूछना कि बल्ब क्या होता है, क्योंकि ऐसे भी कुछ बच्चे हो सकते हैं, नहीं हो सकते जिन्होंने बल्ब देखा ही नहीं, अभी तो नहीं होंगे, अभी तो सब लोगों ने देख रखा होगा, मैं भी शायद, ठीक है। तो वो जो बल्ब होता था, ठीक है, अब तो नहीं कोई इस्तेमाल करता, अब तो सारे CFLs आ गए, LEDs आ गई, ठीक है। तो वो जो बल्ब है उसके अंदर एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट। ये जो फिलामेंट है टंगस्टन का बना होता है या होता था, जो भी है, ठीक है। नहीं, गाड़ियों के अंदर तो अब गाड़ियों में भी LEDs आने लगी। तो ये जो फिलामेंट है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा है कि अगर आप इस टंगस्टन को सपोज कीजिए 700-800 डिग्री सेल्सियस पे भी अगर आप वर्क कर रहे हो, अगर आप इसे 700-800 1000 डिग्री सेल्सियस पे भी अगर आप इसे डिफॉर्म कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, देन ऑल्सो इट इज इक्विवेलेंट टू कोल्ड वर्किंग। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। एज अ रिजल्ट इसका जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर रेंज है वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अगर आप 700-800 1000 डिग्री सेल्सियस पे भी काम कर रहे हो, स्टिल इट विल बी इक्विवेलेंट टू हॉट कोल्ड वर्किंग, क्योंकि जो 700-800 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है वो भी इसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे, ठीक है। तो कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग का जो टेम्परेचर का जो फर्क है ये डिपेंड करता है प्योरली ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल इन कैबिन। समझा है? ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसे लग रहे हैं आपको हमारे लेक्चर्स? प्लीज थोड़ा सा टाइम लगा के नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करना। अगर चीजें समझ आ रही तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को मेरे लेक्चर जरूर रिकमेंड कीजिएगा। एक छोटी सी एक्स्ट्रा फीस है जो आपको मुझे देनी है। हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।